हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, आपका डे फर्स्ट चल रहा है लेकिन ये जो लेक्चर है वो आपका सेकंड है। यानी एक दिन में आपको दो लेक्चर दिए जाएंगे। और जो मैंने टारगेट बनाया है कि 56 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। और पूरा जो आपका सीबीएसई ने जो करिकुलम दिया है इस बार, उसी के बेस पर मैं पूरा सिलेबस आपका कवर। तो 56 डेज की ये सीरीज है और ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बनी रहेगी, यानी कि आपके जूनियर्स जो आएंगे उनके लिए भी बनी रहेगी यूट्यूब पर ये सीरीज। तो कल मैंने जो आपको बताया था चैप्टर, जो आपका रियल नंबर है उसका बेसिक डिस्कशन बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। फिर रेशनल के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसके, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपका नेक्स्ट टॉपिक उसी में है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। मतलब इरेशनल नंबर्स का हमें विजिट फिर से करना है। और इस बार हम केवल विजिट नहीं करेंगे उनको, उसको प्रूव भी करेंगे कि ये नंबर आपका इरेशनल कैसे होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि किसी नंबर को इरेशनल पढ़ना तो इजी है बट उसको प्रूव करना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। आज सीखेंगे और एकदम बिंदास तरीके से आप पढ़ते रहिए, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। ये डे 1 का लेक्चर 2 है, ठीक है। तो आप इसी प्रोसेस में कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। आज स्टार्ट करेंगे हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, और इसमें जो थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर छोटा था फर्स्ट वाला, इसलिए ये डे फर्स्ट में आपका खत्म हो जाए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसका मतलब है इरेशनल नंबर्स को ही पढ़ना है हमें, इसमें टारगेट हमारा इरेशनल नंबर्स ही रहेंगे। और इसमें थ्योरम फर्स्ट आपका क्या कह रहा है इसको बड़े ध्यान से समझिए। आप नहीं समझेंगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बोल रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि पी जो प्राइम नंबर है वो किसी दूसरे नंबर यानी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन पी डिवाइड्स ए। इसका मीनिंग ये है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी आपका उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी उस ए नंबर को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और ए जो है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। माइनस इन्फिनिटी लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये आपका कोई इंटीजर है और पी इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर को भी पी जो है वो डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। लेट अस सपोज ए एक क्या है, कोई भी प्राइम इंटीजर है, या कोई भी नंबर हो सकता है। और मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो ए है इसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर समझते हैं ना। जैसे मेरे पास 4 है, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे पता है, 2 × 2। अब फैक्टर्स आपके सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो 4 है वो 2 × 2 की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर 8 है तो आपको 2 × 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये इसके एक्चुअली क्या है, फैक्टर्स हैं। तो मीनिंग ये हुआ कि जो 8 है वो एक्चुअल में इन नंबर्स के मल्टीप्लाई से बना था। और मैं आपको कल क्या पढ़ा चुका था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। तो वही चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए नंबर है और इस ए नंबर के कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे और उनको मैं लिखता हूँ। जैसे पी हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, ये सब मल्टीप्लाई में आएंगे। P3 हो गया एंड सो ऑन। एंड मैं कह सकता हूँ कि Pn हो गया। मतलब कितने फैक्टर्स होंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नंबर्स की ही नहीं पता नंबर क्या है। इसका मीनिंग ये हुआ, जो ए नंबर है वो कुछ भी हो सकता है और उसके फैक्टर्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, पी है, P1 है, P2 है, P3, P4 एंड Pn। कितना भी हो सकता है, क्योंकि इस नंबर की जब तक नहीं पता तो ये नंबर फिक्स नहीं होंगे, प्राइम नंबर्स उसके जो फैक्टर्स हैं। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने लेट कोई नंबर लिया है, ध्यान रखना, लेट ए नंबर, एनी नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ ए का। तो स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, P1, यानी कि स्टार्टिंग पी से करते हैं,
इंटू P1 इंटू P2 एंड सो ऑन इंटू Pn। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसी के अगेन इसी के साथ होगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना। P1 इंटू P2 इंटू Pn तरीके से लिखा जाएगा। स्क्वायर किया हमने इस नंबर का, तो हम लिख सकते हैं इसके पीछे ऑन स्क्वायरिंग बोथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ जनरली, पी स्क्वायर, P1 स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई में आएंगे, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड लास्ट में Pn का भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब क्या करते हैं, इस ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं इनमें ध्यान से देखो तो कोई एक नंबर होगा P। ठीक है, ये जैसे मैंने P नोट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, P नोट एंड P नोट स्टार्टिंग। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस नंबर्स के बीच में कोई एक P होगा, इन्हीं के बीच में, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन कोई P तो होगा, फैक्टर्स तो होगा, प्राइम तो होगा ही होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई P होगा तो वो P मैंने इसमें से निकाल दिया बाहर, कॉमन निकाला, देन आपके पास P नॉट स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये नंबर इस तरीके से बचेंगे। तो P कोई नंबर इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। P आपको समझ नहीं आ रहा होगा, और चीजें समझ में आएंगी, पहले आगे बढ़ते जाइए। तो जो ए स्क्वायर है ये उसके फैक्टर्स हो गए, वही चीज अब इधर देखिए, जो ये जो 4 है इसके फैक्टर्स आपको क्या नजर आ रहे हैं, 2 इंटू 2 आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इसमें से ये जो 2 है मैंने कॉमन लिया सपोज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने 2 को। ठीक है ना, अगर मैंने इस 2 को कॉमन लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इस 2 को मैं यहाँ डिवाइड में लेके आ जाऊं, या ऐसे देखो कि इस 2 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब कॉमन मिल रहा है उसके फैक्टर्स में से, का मतलब वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो वही चीज यहाँ निकल के आई कि जो 2 है ये इस 4 को डिवाइड करेगा। अब सपोज ये यहाँ पर ए नंबर है कोई भी, इसमें से कोई कॉमन मुझे पी मिल गया, तो जो पी है वो क्या करेगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल, या आप ऐसे लिख सकते हो, पी इट इज इम्प्लाइज दैट, ऊपर वाले को देख के हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैंने क्या किया, पहले जो नंबर लिखा था उसको देखो, पहले ये नंबर लिखा था, यहाँ पर भी इसमें से कोई एक फैक्टर आप पी निकाल सकते हो। इसका मतलब जब वहां से पी कॉमन मिलेगा, अच्छा इस चीज को देखो, अब ये क्या कर रहा है, पी जो है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट इज इम्प्लाइज दैट पी आल्सो डिवाइड्स ए। पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये समझिए 4 का स्क्वायर में कर देता हूँ 16, तो क्या 16 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 16 भी आपको ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब 2 से 16 डिविजिबल है, और 16 कैसे निकल के आया, 4 का स्क्वायर, 2 से डिविजिबल है, और जो है ये किसका स्क्वायर था, 4 का था, तो 4 भी आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है। वही बेसिक मीनिंग इसमें निकल के आया कि अगर कोई नंबर किसी सिंगल नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी उसी से डिवाइड होगा, और अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। ये कंडीशन थी इस पहले वाले टॉपिक की। देन आगे इसमें जब हम बढ़ते हैं तो थ्योरम नंबर 2 है आपका। थ्योरम नंबर 2 क्या है, रूट 2 इज इरेशनल, ये आपको थ्योरम दिया है। अब इसको मैं थ्योरम को भी प्रूफ करता हूँ, जैसे फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करके मैंने बताया, इस थ्योरम को भी मैं प्रूफ बताता हूँ कि रूट 2 इज ए इरेशनल, ये थ्योरम है। और थ्योरम क्यों यूज किया जा रहा है ये, क्योंकि जब सारे क्वेश्चंस आप वहां पर प्रूफ करने के लिए आएंगे, रूट 5 रूट 3 एंड सो ऑन, प्रूफ करने के लिए आएंगे कि ये इरेशनल नंबर है, तो वहां आपको ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वहां पे केवल कुछ लिखना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं कैसे लिखे। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो हमारे पास इरेशनल प्रूफ करने का डायरेक्ट कोई भी मेथड नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका अपोजिट लेकर के चलेंगे। मतलब क्या, लेट एज्यूम
लेट अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल। हमने ये अज्यूम किया है कि जो रूट टू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल मैंने अगर एज्यूम किया है तो रेशनल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट टू को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो रूट टू है वो क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने एज्यूम किया है उसको क्या, रेशनल नंबर। और रेशनल की प्रॉपर्टी क्या है कि रूट टू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो हमको पता ही है। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और याद करो इसमें, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। अब ये कोप्राइम नया वर्ड आ गया। कोप्राइम क्या होता है, सिंपल सी बात है, दो प्राइम नंबर को लिख दीजिए एक साथ अपॉन में, वही कोप्राइम बन जाते हैं। या अपॉन में भी मत लिखिए, दो नंबर्स को जो दोनों प्राइम है कहीं भी लिख दीजिए, वो दोनों आपके कोप्राइम कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर पी अपॉन क्यू, रूट टू का मीनिंग क्या है, पी अपॉन क्यू, और वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू के बीच में देयर इज नो कॉमन, देयर इज नो फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, मतलब पी और क्यू दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम जैसे 3 और 5 है, इन ऐसा कोई नंबर है जो इनको डिवाइड कर दे, तो अगर मैंने 3/5 लिख दिया तो ये दोनों को प्राइम है। 7/5 लिख दिया, ठीक है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ध्यान रखिए। अब मैंने क्या किया, अब ये दोनों प्राइम है, तो मैंने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इससे पहले आप एक चीज कर सकते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज क्या करना है, क्यू को इधर ले जाइए, तो ये क्यू इंटू रूट टू हो जाएगा, और ये आपके पास पी बचेगा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये क्यू रूट टू का स्क्वायर करेंगे, और इधर पी का स्क्वायर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, और ये 2 बनेगा, और ये आपका पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी मैंने इस वाले, देख ली स्लाइड में क्या लिखा है, ये जो कॉमन मिला है, कॉमन का मीनिंग क्या है कि ये जो कॉमन नंबर है ये इसको डिवाइड कर रहा होगा। अब उसी चीज को यहाँ देखिए, ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर में से कॉमन मिल रहा है। या आप ऐसे कह दीजिए कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है। इसका मीनिंग क्या है कि पी स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड किया हमने, तभी तो आंसर ये क्यू स्क्वायर आया। ऐसे समझिए, आपके पास 20 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 20 को डिवाइड किया है मैंने 5 से, तब आंसर 4 आया है। क्या मैं 20 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 4, तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर मुझे 5 मिल रहा है। यही चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जो क्यू स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, जैसे इधर देखो, ये कोई क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कोई पी स्क्वायर नंबर है, और ये इससे डिवाइड किया जा रहा है। फिर समझो कि आपके पास एक 10 नंबर है, इसको आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 5, तो ऐसे समझिए जो पी स्क्वायर है वो आपका क्या है, 10 है, क्यू स्क्वायर आपका 5 है, 2 से डिवाइड करने पर ही तो आ रहा है ये। इसका मीनिंग यही हुआ कि जब पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया गया तो आंसर क्यू स्क्वायर आया। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज, इट इज implies that p square is divisible by 2, ठीक है। और इसका मीनिंग अभी मैंने क्या बताया थ्योरम में, कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, देन p is also divisible by 2, यानी जो p है वो भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब इस जगह पर, एक चीज समझिए जरा, कि जो p है वो 2 से डिविजिबल है, ये कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट। देन जो p है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता p इक्वल टू 2k? ये आपका यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा कांस्टेंट, जैसे यहाँ समझिए, अगर 10 आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 5 इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पर ये जो है कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। वही चीज यहाँ बताने वाला हूँ, जो p है इक्वल टू 2k लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो, 2s लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर एक कांस्टेंट वर्ड आपको लेना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? या आप इस जगह पर t भी लिख सकते हो, t लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, तो देखो p स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर, क्या लिखना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग किया। अब ध्यान से देखो, ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरा, मैं क्या करता हूँ, इस पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन में इस पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ध्यान से समझिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देखो वैल्यू क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इस जगह पर ये इक्वेशन थी, चलो इसमें लिख देते हैं, डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया आपका, 4t स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है आपका, 2 है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो 4 आपका 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 2c स्क्वायर। अब इस 2 को आप इधर डिवाइड में लेके आ सकते हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि ये जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल होगा, इसीलिए आपका सी स्क्वायर आंसर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई, तो टू भी, सॉरी क्यू भी आपका, सॉरी पी लिख दिया है बाई मिस्टेक, क्यू लिखना पड़ेगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्या हुआ इसका मीनिंग, कि जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो क्यू भी आपका डिविजिबल होगा। चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज, अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस जगह पर क्या होगा, पी, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, पी, कलर चेंज नहीं हो रहा, ये हो गया, चलो, पी एंड क्यू बोथ हैव एट लीस्ट, पी एंड क्यू बोथ हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन, यानी पी और क्यू बोथ क्या कॉमन है उनके पास, दोनों के पास एटलीस्ट 2 क्या है, कॉमन है, क्योंकि दोनों ही आपके 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। बट हमने क्या माना था, दोनों को प्राइम है। द कंट्राडिक्स, द कॉन्ट्राडिक्स fact that the contradicts fact that p and q
P and Q both have common factor. ठीक है, this contradicts fact that P and Q both have common factor. So और जबकि हमने क्या बोला था, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumptions. का मतलब क्या है, हमने जो माना था अपना, जो एज्यूम किया था, वो सब हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. तो वी कंक्लूड रूट टू इज इरेशनल. इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि रूट टू क्या है आपका, इरेशनल नंबर. क्लियर हो गया. अब आप जब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो क्या करना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट टू इज ए इरेशनल, ये वर्ड आपको यूज करना है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट टू इज ए, ये वाला यहाँ पे लिख सकते हो. दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट, कॉमन फैक्टर तो ऊपर लिख दिया मैंने. दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट टू इज ए रेशनल. ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कहता था कि ये रेशनल है, बट बट एक मिनट, क्या हो गया रे, पेज डिलीट हो गया. ओके, पेज डिलीट हो गया क्या, इरेज हो गया ना, ये आ गया. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट टू इज रेशनल, हमने वो रेशनल माना था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी हमने जो माना था वो इनकरेक्ट था. सो वी कंक्लूड रूट टू इज इरेशनल. अब क्वेश्चन किस लेवल का बनता है वो आप देख लीजिए. जैसे क्वेश्चन बन गया, प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर. तो आपको इसमें क्या करना है, सेम. पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करना है. लेट अस सपोज रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर. क्या करना है, रूट फाइव इज रेशनल नंबर. और ये अगर रेशनल है तो आपको क्या लिखना है, रूट फाइव इक्वल टू पी अपॉन क्यू. अब आप ए अपॉन बी ले लीजिए, वेयर ए एंड बी को प्राइम. को प्राइम का मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी को इधर ले जाइए, फाइव को इधर लाइए, पहले रीअरेंज कर लीजिए. तो बी इक्वल टू ए अपॉन रूट फाइव. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन फाइव हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गया. लिखना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग. अब यहां से क्या निकल के आ रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, सॉरी बाई फाइव. अब फाइव से चेक कर रहे हैं तो फाइव लिखना पड़ेगा. एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव. अब ये जो ए है आपका वो फाइव से डिविजिबल हो चुका है. नाउ अगर आपका ए फाइव से डिविजिबल है तो वी कैन से वी कैन राइट, अगर ए आपका फाइव का डिविजिबल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जो है वो फाइव से कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, के टाइम्स. ठीक है, तो ए इक्वल टू मैं फाइव के लिख सकता हूँ. अब ए इक्वल टू फाइव के लिख लिया तो मैं क्या करता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25 के हो जाएगा. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग लिख देना.
ऑन स्क्वेयरिंग। अब ये जो a की वैल्यू है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर इन एबव इक्वेशन, यानी इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, 25k लिख देंगे, अपॉन नीचे क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वेयर इक्वल टू, देखो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5k आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर आ जाएगा, k का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, स्क्वायर लिख लेना ध्यान से, स्क्वायर करने पर यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो ये 5k स्क्वायर बच गया। इसके बाद आप 5 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू के स्क्वायर आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि बी स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तभी के स्क्वायर आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी बी आपका आल्सो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है आपको, A and B both have at least 5 कॉमन। ठीक है, और जब ये दोनों के बीच में 5 कॉमन है तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू our incorrect assumptions। जो भी हमने लेट किया था वो इनकरेक्ट किया था, सो वी कंक्लूड √5 इज रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। जो हमने लेट किया था वो सब गलत निकल के आया, इसका मीनिंग क्या है, जो हमने माना है वो नहीं था, वो दूसरा है, तो यानी ये इरेशनल प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो वही करना है, पहले क्या है, लेट, पहले तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, यानी कि 3 प्लस 2/5, इसको हमने क्या माना, एक रेशनल मान लिया, तो रेशनल मानेंगे तो क्या लिखेंगे, चलो इस बार x/y लिख लीजिए। ठीक है, x/y लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू x/y-3, और ये हो जाएगा √5 इक्वल टू x/y-3। ऐसे कर दीजिए इसको, 3y हो जाएगा, तो नीचे ये पूरा एलसीएम बन जाएगा, सॉल्व करना आता है ना, यानी कि x-3y/y हो जाएगा ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर, और यहाँ से ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये 2y हो जाएगा। अब आपको देखने में ही लग रहा है ये तो a/b की फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में है, और ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, x-3y/2y इज ए रेशनल नंबर, but this contradicts but fact that √5 is a rational number। ठीक है, अगर देखो ये एक रेशनल नंबर है, देन √5 इज आल्सो रेशनल, ये लाइन लिख देना पहले, इज आल्सो रेशनल, फिर लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमने पहले अभी प्रूफ किया √5 रेशनल है, सो वी कंक्लूड, या फिर लिख देना दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन
वो लाइन याद कर लीजिए, हर बार लिख दीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumptions, or so we conclude लिख दीजिए डायरेक्ट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर रहे हैं, पहले उसको हम रेशनल मानते हैं, उसके बाद हम उसको रेशनल नहीं प्रूफ कर पाते हैं, तो वो रेशनल नहीं है, तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। देखो दो ही टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। जब कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अब इसमें आप देखो, इनको आप खुद से करोगे। इसमें देखो ये जस्ट क्वेश्चन अभी जैसा मैंने बताया, फिर वही लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumptions, और लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, और उसके बाद लिख देंगे कि 6 + √2 इज इरेशनल। 1/√2 देख लीजिए, इसको तो और इजी मैं बता देता हूँ। जैसे 1/√2 को हमने क्या मान लिया, इज रेशनल। रेशनल मानेंगे तो 1/√2 को हम क्या लिखेंगे, P/Q लिखेंगे, और P/Q लिखने पर इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो क्या बन गया, √2 = Q/P। अब ये तो P और Q दोनों तो कोप्राइम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, आप उल्टा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा कर लो सीधा कर लो कोप्राइम ही रहने वाले हैं। लेकिन ये वाला अब आपको थ्योरम यूज करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, √2 P/Q है, इसका मतलब ये रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो आपको अभी आपने जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी थ्योरम में, वो प्रोसेस सेम यहाँ पर लिख देना है, और लास्ट में लिख देना है 1/√2 इज ए रेशनल। ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया। 7 को डिवाइड में ले जाइए, कैसे, पहले आप लिखेंगे 7/5 = P/Q, क्योंकि आप इसको रेशनल मानेंगे। रेशनल मानेंगे तो क्या करेंगे, आप इधर 7 को डिवाइड में ले जाएंगे, यानी √5 = P/7Q बनेगा। और ये जो P/7Q दिख रहा है, ये तो रेशनल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5, अभी हम प्रूव किए ना, इसलिए वो लाइन को यूज करना है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो वी कंक्लूड दैट, या वो लाइन भी लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumptions, और उसके बाद आपको लिखना है कि सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो ये आपका हुआ चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपका 1.2 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ए फर्स्ट में आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, 2 लेक्चर्स में पूरा हो गया है, और डेली आपके 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे। इसका मतलब 56 डेज में 112 लेक्चर्स आपके होंगे, जिसमें आपका पूरा 10th क्लास का मैथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर इस तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, और ये आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से होगा। अभी आप देख रहे हैं, मैं उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत सारी कराऊंगा। पहले सिलेबस, फर्स्ट टारगेट आपका सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते रहिए, और ये भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।